अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय एआर। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या चीज़ है? असल में न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये रिलेट करता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले एक्सलेरेशन, मैस और उस पर लगने वाली फोर्स के दरमियान एक रिलेशन को। तो आइए इसको हम जो है एक्सप्लेन करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आइए स्टडी करते हैं व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्ज करेंगे आपका एक दोस्त है जो आपको फोर्स लगा रहा है और आप थोड़ा सा हरकत करते हैं लेकिन रुक जाते हैं। फिर आपको ज़ोर से फोर्स लगाता है तो आप बड़ी स्पीड के साथ मूव करते हैं और आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। एक और एक्टिविटी में देखें कि आपका एक दोस्त जो है गाड़ी के अंदर है और आप उस पर फोर्स लगाते हैं लेकिन वो हरकत में नहीं आता। आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो फिर भी मामूली सी हरकत होती है, लेकिन आप सब मिलकर दोस्त जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक्सलरेशन पैदा हो जाता है और ज़्यादा दूर तक चला जाता है। जिससे ये पता चलता है कि ज़्यादा फोर्स लगाई जाए तो चीज़ के अंदर ज़्यादा हरकत आती है, ज़्यादा एक्सलरेशन पैदा होता है। यानी यहाँ देखें दोबारा फिर, अगर कम फोर्स लगाएंगे तो कम डिस्टेंस, अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा। यानी मोर फोर्स मोर डिस्टेंस, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि ज़्यादा फोर्स लगाने पर ज़्यादा एक्सेलरेशन करिए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो डेफिनेशन के मुताबिक द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। यानी जो हमारे पास मोमेंटम है उसके अंदर आने वाली जो चेंज है उसके रेट की शरह, जो उसकी शरह है चेंज की, उसको हम फोर्स का नाम देते हैं और उसकी डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट अपॉन हो जाती है। या अगर हम मैथमेटिकल देख रहे हैं तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम टेकन के। If a force F changes the velocity of body of mass m from v to v plus delta v, यहाँ डेल्टा v से मुराद है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, देन इट्स इनिशियल मोमेंटम p जो कि mv के बराबर है विल चेंज बाई डेल्टा p जो कि m इंटू डेल्टा v के बराबर हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट अपॉन होती है जिसका मास m है तो उसका जो मोमेंटम है वो mv के बराबर होगा, और अगर वेलोसिटी को चेंज करते हैं v प्लस डेल्टा v में तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो m डेल्टा v के बराबर होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के, और आप जानते हैं कि अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदलेंगे तो फिर यहाँ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन एफ बराबर हो जाएगा के इंटू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। वेयर के द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि एफ इक्वल है के लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। यहाँ लिमिट जो है इस बात की तरफ इशारा करती है कि हम वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर इस फोर्स को मेजर करना चाहते हैं तो देन वी यूज डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं फिर कि यानी जो डेल्टा पी है ये मुकम्मल डेरिवेटिव में तब्दील हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा के डी पी ओवर डी टी। एफ बराबर हो जाएगा के, यहाँ हमने डी बाई डी टी को बाहर ले लिया और अंदर पी की कीमत दर्ज कर दी। ये पी की कीमत है जो कि बराबर है एम वी के, तो देन हमारा रिलेशन एफ बराबर के डी ओवर डी टी एम इंटू वी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको मजीद अलहदा करें, एम आप जानते हैं कि कॉन्स्टेंट के तौर पे आ रहा है तो ये डेरिवेटिव से बाहर लिखा जा सकता है, तो एफ बराबर हो जाएगा के एम इंटू डी वी ओवर डी टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डी वी बाई डी टी आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है जिसको एक्सेलरेशन का नाम दिया जाता है, तो एफ बराबर हो जाता है के इंटू एम ए के। अब इस रिलेशन से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम अज्यूम करें कि हमारे पास जो मैस है 1 किलोग्राम है और उसमें पैदा होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और फोर्स जो है वो 1 न्यूटन के बराबर है, तो तब हम के की वैल्यू जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। देखें, इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ mass 1 किलोग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द बॉडी, देन देखें हमारे पास फोर्स की कीमत 1 आ जाएगी, के अपनी जगह रह जाएगा, मास की कीमत भी 1 है, ए की भी 1 है, तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा, तो के की कीमत 1 हो जाती है, जिसके मुताबिक हमारे पास के 1 होने के बाद एफ जो है वो एम ए के बराबर आ जाता है। और यही हमारा न्यूटन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी है, यानी जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है।
तो लिहाजा लिखेंगे देयरफॉर एफ इक्वल एम इन टू ए। यहाँ जो एरो के निशान इंडिकेट करते हैं इसकी डायरेक्शन को, यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जिस तरफ को फोर्स एक्ट अपॉन होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी होगी। यानी अगर हम लफ्ज़ों में बयान करें तो हम कह सकते हैं फोर्स इक्वल मैस मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, यानी फोर्स जो है प्रोडक्ट है मैस और एक्सेलरेशन का। ये यहाँ से एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाए तो एक्सेलरेशन जो है एफ ओवर एम के बराबर आ जाता है, ये द रेशियो ऑफ फोर्स एंड मैस है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ द बॉडी। ये हमारी कन्वेंशनल डेफिनेशन भी है जो हमारी किताबों के अंदर लिखी हुई है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट अपॉन होती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, तो उस एक्सेलरेशन की जो मिकदार है वो लगाई जाने वाली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसके मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैन काज एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन। फोर्स जो है एक्सेलरेशन भी पैदा करती है और डीसेलरेशन भी। डीसेलरेशन दरअसल नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं, जिसकी वजह जो है पहले पिछले लेक्चर के अंदर भी आ चुकी है। एक्सेलरेशन आमतौर पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, और डीसेलरेशन से मुराद नेगेटिव एक्सेलरेशन भी लिया जाता है कि अगर वेलोसिटी कम हो रही हो। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेटर ऑफ ए कार एक्सेलरेट्स, यानी अगर हम वेलोसिटी में इजाफा करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा, एंड ब्रेक्स डीसेलरेटेड, जब उसकी वेलोसिटी को कम करेंगे यानी ब्रेक्स लगाएंगे तो फिर डीसेलरेशन होगा जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, जिसकी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी के अपोजिट हो जाती है। ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन है जिसको ऑलरेडी डिफाइन किया जा चुका है कि अगर एक बॉडी 1 किलोग्राम का हो और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है प्रोड्यूस कर दिया जाए तो ऐसे ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स की कीमत 1 न्यूटन के बराबर होती है। डेफिनेशन दोबारा भी यहाँ लिख दी गई। 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन इट। फॉर एग्जांपल प्लेस 100 ग्राम ऑन योर आउट स्ट्रेच्ड पाम, कि आप अपने हाथ के ऊपर जो है 100 ग्राम वजन रखें। द फोर्स यू फील इज नियरली 1 न्यूटन। ये डायग्राम में देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाथ है, अगर इसके ऊपर हम 100 ग्राम जो है वो रखेंगे तो ये तकरीबन अंदाजन जो है 1 न्यूटन फोर्स जो है ये फील कर रहा होगा हमारा हाथ। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेकंड लॉ, कुछ बड़े अहम पॉइंट हैं ये। इन द सेकंड लॉ अगर एफ 0 हो जाए, जिसका मतलब ये होगा कि ए 0 हो जाएगा, यानी इन द सेकंड लॉ एफ इक्वल 0 इम्प्लाइज ए 0। दिस इज ऑब्वियसली कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ। तो ये दोबारा फर्स्ट लॉ की तरफ इशारा करता है जिसको हम पहले बयान कर चुके हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट अपॉन ना हो तो वो अपनी रेस्ट की हालत या यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखता है, तो जब फोर्स 0 हो जाएगी तो ये दोबारा फर्स्ट लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। द सेकंड लॉ इज द वेक्टर लॉ। जो दूसरा लॉ है ये वेक्टर का लॉ भी कहलाता है। इट इज इक्विवेलेंट टू 3 इक्वेशंस, 1 फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, जिसको हम मैथमेटिकली यूँ लिख सकते हैं। अगर हम एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस की बात करें तो फिर हम उसको लिखेंगे डी पी एक्स और डी टी, जो कि एम ए एक्स के बराबर होगा। ये जस्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंडिकेट करेगी इक्वेशन। अगर एफ वाई है तो डी पी वाई ओवर डी टी जो कि एम ए वाई हो जाएगा, यानी वाई यानी एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाली फोर्स। और एफ जी जो है जो डी पी जेड ओवर डी टी हो जाएगा जो कि एम ए जेड यानी जेड एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाली फोर्स को इंडिकेट करता है। दिस मीन दैट इफ अ फोर्स इज नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी, ये बड़ा एक अहम पॉइंट यहाँ बयान किया जा रहा है। इसका मफहूम ये हुआ कि अगर फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है बट मेक सम एंगल विद इट, और उसके साथ कोई एंगल बना रही है, इट चेंजेस ओनली द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो फिर ये मुकम्मल तौर पे वेलोसिटी को नहीं बल्कि उसके एक कंपोनेंट को चेंज करेगी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट अपॉन हो रही है। मिसाल भी यहाँ पर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू द फोर्स मीन्स अनचेंज। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ स्टेटमेंट दी जा रही है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि फोर्स के नॉर्मल होता है वो आमतौर पे चेंज नहीं होता। इसकी एग्जांपल देखें क्या है। फॉर एग्जांपल इन द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल क्या है जिसको हमने अभी आगे लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है ये 2 डायमेंशनल मोशन होती है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें सिर्फ चूंकि वर्टिकल फोर्स एक्ट अपॉन हो रही होती है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लिहाजा हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती। तो यहाँ यही बात बयान की गई है द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
नॉर्मल टू द फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। चूँकि आप जानते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल होता है, ये आप ज़रा देख लें ज़रा प्रोजेक्टाइल कैसे वर्क कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास जो है प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल अज्यूम कर लें आप। तो इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो है यानी ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है एवरी पॉइंट के ऊपर जो बन रही है, जबकि इस पे जो फोर्स लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट अपॉन हो रही होती है। ये फोर्स है जो इसके ऊपर लग रही है। तो यहाँ देखें यानी जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है जो कि Vx के बराबर रहेगा, उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती। यहाँ पर जो फोर्स है वो वेलोसिटी के कंपोनेंट के जो है वो लग रही है, उसकी डायरेक्शन में लग रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल की डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल इन द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल अंडर द वर्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जो इक्वेशन हमारी है F बराबर dp और dt जो कि ma के बराबर है, इज एप्लीकेबल टू अ सिंगल पॉइंट पार्टिकल। ये जस्ट एक पार्टिकल के लिए अप्लाई होती है, यानी पार्टिकल सिस्टम के अंदर अगर हमारा पार्टिकल एक ही पॉइंट का है तो उस पर ये अप्लाई होती है। हाउएवर इट इज सेम फॉर रिजिड बॉडी, लेकिन ये रिजिड बॉडी के लिए सेम रहती है। और इवन मोर जनरली टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, या अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इन दिस केस m रेफर्स टू अ मास ऑफ रिजिड बॉडी, तो फिर हम जो पूरे यानी बॉडी की बात करेंगे तो रिजिड बॉडी कंसिडर किया जाएगा। और टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल एंड रेफर्स टू द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, और ये सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को इंडिकेट करती है। एनी इंटरनल फोर्स इन द सिस्टम आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन F। यहाँ पर सिस्टम के अंदरूनी फोर्स जो हैं, जैसे यानी जो एटम्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स जो है, या क्रिस्टल के अंदर जो आपस में एटम्स की फोर्स जो है उसका यहाँ जिक्र नहीं कर रहे। यहाँ सिर्फ हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं जो बॉडी के ऊपर एक्ट अपॉन हो रही है। द सेकंड लॉ है द लोकल रिलेशन, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बयान हो रही है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है ये जस्ट उस पोजीशन के लिए होता है जिसके ऊपर फोर्स एक्ट अपॉन हो रही होती है। और अगर हम उसके पाथ के ऊपर यानी फोर्स लग गई, फोर्स के बाद चीज़ आगे मूव कर गई, तो हम उसके पाथ से ये कभी भी एस्टिमेट नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट अपॉन हुई थी या उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ था। दोबारा देख लें स्टेटमेंट को। द सेकंड लॉ है द लोकल रिलेशन विच मीन्स दैट force F at a point in space at a certain instant of time is related to A, यानी acceleration at that point, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है तो वो खास वक्त के लिए जो है एक्सेलरेशन के साथ रिलेट होती है एट दैट पॉइंट, एट दैट इंस्टेंट, उस पॉइंट पर और उस लम्हे होती है। एक्सेलरेशन हेयर एंड नाउ इज डिटर्मिन्ड बाय द फोर्स, उस वक्त एक्सेलरेशन जो है मालूम किया जा सकता है जो फोर्स की वजह से पैदा हुआ। एंड नाउ, और उसी वक्त ही, नॉट बाई एनी हिस्ट्री ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, ना कि उसके पार्टिकल की मोशन की हिस्ट्री से, यानी पार्टिकल जब तक है और उस पर फोर्स एक्ट अपॉन हो रही है तो हम एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल मूव करके आगे चला गया, उसका जस्ट पाथ मौजूद है, तो उस पाथ से हम कभी भी एक्सेलरेशन की कीमत या फोर्स की कीमत को मालूम नहीं कर सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।